अगर आपको थायराइड की कोई बीमारी है तो फिर ये सेशन आपके लिए है। या फिर आप ऐसे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद की दवाइयों से थायराइड की बीमारियों का इलाज करते हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और जैसे मैंने कहा कि इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं थायराइड की बीमारियों पर, लेकिन एक सावधानी वाला संदेश आपको देना चाहता हूं। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आयुर्वेद, एलोपैथिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के डॉक्टर नहीं हैं, तो भी ये सेशन आपकी जानकारी के लिए है। लेकिन आप ना अपना ना दूसरों का इलाज करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं उस थायराइड के बारे में जो कम काम करता है, और मेडिकल लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, और सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अंडर एक्टिव थायराइड, यानी थायराइड अंडर एक्टिव है, कम एक्टिव है। तो इसमें होता क्या है? इसमें थायराइड जो दो मेन हार्मोन्स होते हैं ना, T3 T4, वो थोड़ा कम बनाता है और उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे होता है। ये थायराइड भले ही एक छोटा सा ग्लैंड है यहाँ पे, लेकिन ये पूरी बॉडी पर असर करता है, इतना समझ लीजिए। शरीर के हर एक अंग पे, चाहे वो दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, स्किन है, मसल्स हैं, मतलब कुछ भी, कोई भी ऑर्गन, अंग शरीर का है, ये T3 T4 जो थायराइड से निकलते हैं ना, दो हार्मोन, ये वहाँ पे काम करते हैं। और क्या काम करते हैं? ये शरीर के हर एक अंग को, उसके अंदर गर्मी पैदा करते हैं, ताकि जो हम खाते हैं वो सारा पच जाए और शरीर को एनर्जी मिले। हार्ट को एनर्जी मिले, लिवर को मिले, किडनीज को मिले, मसल्स को, ऐसे। अब आप जरा कल्पना करिए, कोई एक व्यक्ति ऐसा है या कोई महिला ऐसी है जिसके शरीर में जितने T3 T4, ये दो हार्मोन्स थायराइड के जो हैं, जितने बनने चाहिए उतने नहीं बन रहे, कम बन रहे हैं। तो क्या होगा? पूरे शरीर के हर एक सेल, हर एक ऑर्गन के अंदर जो हम खाते हैं वो पूरी तरह से टूटेगा नहीं, मेटाबोलाइज नहीं होगा, और शरीर के अंगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, कमज़ोरी होगी। और यही होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसलिए अगर आपको या आपके घर में किसी को कुछ समय से ऐसा लगता है कि कमज़ोरी है, आलस है, नींद बहुत आ रही है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, कुछ काम करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, भूख भी ज़्यादा नहीं लगती, कम लगती है, और बॉडी में दर्दें होना शुरू हो गई हैं, ठंड बहुत लगती है, कब्ज़ी हो गई है, और महिलाओं में अगर पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं, किसी किसी को कम भी आते हैं, और नींद बहुत आती है, तो समझ लीजिए। और स्किन जो है रफ होने लगती है, स्किन की चमक कम होने लगती है, बाल गिरने लगते हैं, गंजापन होने लगता है, आवाज़ भारी होने लगती है, बहुत कुछ होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर के जितने अंग हैं उनको खाना तो मिल रहा है, लेकिन वो खाना पच नहीं पा रहा। शरीर के अंदर, पेट की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीर के हर एक सेल में खाना पच नहीं पा रहा, मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, इसलिए ये सब होता है हाइपोथायराइडिज्म में। लेकिन फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा जानकारी दे दूं, अच्छा रहता है। आमतौर पर क्या होता है कि T3 T4 जो हार्मोन्स जो यहाँ थायराइड से निकलते हैं, वो या तो नॉर्मल होते हैं या कम होते हैं, लेकिन एक दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, उसको कहते हैं TSH। तो TSH दिमाग में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बिल्कुल पीछे होता है, वो बढ़ता है। तो अगर किसी पेशेंट का T3 T4 कम है या नॉर्मल है, लेकिन TSH बढ़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि उस पेशेंट का, उस व्यक्ति का थायराइड पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा, उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। ओके, अब आप पूछ सकते हैं
कि थायराइड कम काम क्यों करता है, पूछना चाहिए। 2-3 कारण होते हैं। एक कारण यह होता है कि जो आजकल इतना लागू नहीं होता, कि अगर भोजन में आयोडीन कम होगी तो थायराइड जो है ना वो हार्मोन्स बनते हैं आयोडीन से। तो आयोडीन जो है ना रॉ मटेरियल है ना थायराइड हार्मोन्स का, आयोडीन ही नहीं होगी तो वो थायराइड हार्मोन्स T3 T4 कहाँ से बनेंगे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, नमक के अंदर आयोडीन डाली होती है, आयोडाइज्ड साल्ट उसको बोलते हैं, इसलिए वो कोई बात इतनी बड़ी है नहीं। लेकिन फिर भी विश्व में, पूरी दुनिया में काफ़ी लोग हैं जहाँ गरीबी ज़्यादा है, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ अभी भी लोग हैं जो बिना आयोडीन वाला नमक खाते हैं। तो वहाँ के बच्चे थोड़े डल होते हैं, क्योंकि ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये हो गया एक बड़ा कारण है, लेकिन भारत में आजकल इतना ये लागू नहीं होता। एक दूसरा कारण है, उसके ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, और हम लोग पहले भी अपने बहुत सारे सेशंस में इस बात को जोर दे के कह चुके हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, उनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। इनका मतलब क्या होता है, शरीर का जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम, वो शरीर के किसी अंग को अटैक करता है। तो जैसे जो गठिया होता है ना, गठियावाद, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जोड़ों को या बाकी अंगों को अटैक करता है। ऐसे ही सोराइसिस होती है, ऐसे ही बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी होती है, मायस्थेनिया ग्रेविस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उन्हीं में से एक बीमारी है, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। इसका मतलब क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही थायराइड के ऊपर अटैक करके उसमें सूजन पैदा कर देता है, और उसका नतीजा ये होता है कि थायराइड ग्लैंड जितने T3 T4 जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए नहीं बना पाता, और वो हाइपोथायराइडिज्म होती है। पूरी दुनिया में ये बहुत कॉमन है, और ख़ास करके महिलाओं को जो हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, उसमें तो ये बड़ा कारण है। इसलिए देखा जाता है कि अगर 4 थायराइड के पेशेंट्स हैं ना, तो उसमें 3 तो महिलाएं होंगी, हाइपोथायराइडिज्म जो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस से हुआ है, 3 महिलाएं होंगी और 1 पुरुष होगा। इसका मतलब महिलाओं में ज़्यादा होता है। और भारत में देखा जाता है कि ये जो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है बहुत ज़्यादा है। एक साइंटिस्ट थे हाशिमोटो, तो उन्होंने पहली बार इसका पता लगाया, तब से इसका नाम रखा गया है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। तो ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि इलाज में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। फिर कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है, जो कुछ खान पान ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो थायराइड को थोड़ा सप्रेस करती हैं, काम नहीं करने देती, उनसे भी होता है। और कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस हो जाती हैं, ख़ास करके जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, उससे भी थायराइड में सूजन हो जाती है, उसके कारण भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। और कभी कभी सर्जरी करवानी पड़ती है कैंसर के कारण या किसी और के कारण, उसके कारण भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। और कई बार किसी का थायराइड बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाती है, तो उससे भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है। अब सवाल यह है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो इलाज आयुर्वेद में कैसे किया जाता है। तो आयुर्वेद में एक दवाई है, बड़ी फेमस दवाई है, उसको कहते हैं गुग्गल। तो ये बहुत अच्छी थायराइड को स्टिमुलेट करने वाली दवाई है, तो हाइपोथायराइडिज्म में इस्तेमाल होती है। तो डॉक्टर्स आप गुग्गल को यूज़ कर सकते हैं। और एक दवाई और होती है, उसको कहते हैं ब्राह्मी। वैसे तो वो आमतौर पर दिमाग के लिए टॉनिक मानी जाती है, लेकिन थायराइड को भी स्टिमुलेट करती है। एक और दवाई है, उसको बहुत कम लोगों ने नाम सुना होता है, उसका नाम है गंडीर। तो गंडीर की जड़ जो है वो इस्तेमाल की जाती है, वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है।
और तो लाल मरीच जो होती है ना, लाल मिर्च, भले ही आप हरी खाइए या लाल खाइए, उसको कहते हैं लाल मिर्च ही है, वो भी थायराइड को स्टिमुलेट करती है। तो ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर्स अगर आप अपने हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को देते हैं तो आपको दिखाई देगा रिजल्ट कैसे। बढ़ा हुआ TSH धीरे धीरे कम आना शुरू होगा और कम हुए T3 T4 बढ़ना शुरू हो जाएंगे और पेशेंट भी आपको बोलेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि इतने झंझट में कैसे कोई पड़ेगा, गुगलू कहाँ से लाएंगे, गंडीर कहाँ से लाएंगे, ब्राह्मी, लाल मरीच ये कैसे देंगे, तो वो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। एक टैबलेट आती है, उस टैबलेट का नाम है थायरिन टैबलेट है। तो ये जो थायरिन टैबलेट है ना, इसमें ये चारों चीज़ें हैं, बल्कि एक और चीज़ उसमें डाली है, पिपली। तो बस इसको एक टैबलेट सुबह देनी है, एक दोपहर एक शाम को देनी है, लगातार देते रहना। तो ये थायरिन टैबलेट तो हर एक पेशेंट को जो हाइपोथायराइडिज्म का है उसको आपने देनी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने पेशेंट के 2 टेस्ट कराने हैं। मतलब ये थायराइड प्रोफाइल तो आप करवाएंगे ही, उसमें तो पता चल जाता है कि T3 T4 कम है या नॉर्मल है और TSH बढ़ा हुआ है, लेकिन 2 टेस्ट और करवाइए। और ये टेस्ट हैं anti-TPO और anti-TG, ये 2 ब्लड के टेस्ट होते हैं। और अगर ये बढ़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपके पेशेंट को ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, यानी बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करके सूजन पैदा कर रहा है, इसलिए थायराइड पूरा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में कुछ दवाइयाँ देनी है जो कि वो ऑटो इम्यून वाले जो को बीमारी है उसको धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। और इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं? एक दवाई सबसे ऊपर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका नाम है भल्लातक। ओके, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि गुगलू भी ऑटो इम्यून प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और एक और दवाई है उसका नाम है चित्रक। तो ये तीनों दवाइयाँ आप दे सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण हाइपोथायराइडिज्म हुआ है। लेकिन अब इनको यूज़ कैसे करेंगे? तो डॉक्टर्स भल्लातक को तो आप यूज़ कर सकते हैं, या भल्लातक घन टैबलेट के रूप में 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार, या फिर गुगलू, भल्लातक और चित्रक से एक टैबलेट बनती है रेवप्लाक एक टैबलेट है, वो 2 टैबलेट दिन में 3 बार देनी है। तो क्या हुआ, अगर पेशेंट को ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस नहीं है तो आपने सिंपल उसे थायरिन 1 टैबलेट दिन में 3 बार देनी है। और अगर साथ में ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है तो थायरिन 1 टैबलेट 3 बार और रेवप्लाक 2 टैबलेट 3 बार लगातार देनी है। बस इतना सब करना है। अब सवाल यह है कि अगर पेशेंट पहले से थायरॉक्सिन लेता है तो क्या करेंगे? तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं। भाई आप जितना लेते हो 25 माइक्रोग्राम लेते हैं, 50 लेते हैं, 75, 100 जो लेते हैं लेते रहिए। हाँ, आगे जाके जब सुधार आएगा तो जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो खुद थायरॉक्सिन की डोज को कम करेगा ना, तो धीरे धीरे उसमें सुधार आ सकता है। अब बात करते हैं थायराइड की दूसरी बीमारी की। और दूसरी बीमारी क्या है जहाँ थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है, इसे कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। अब T3 T4 ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा, पूरी बॉडी में गर्मी आ जाएगी, पूरी बॉडी में जो भी खाना खाया वो एकदम पच जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, बल्कि बॉडी के मसल्स भी धीरे धीरे टूटना शुरू होंगे, फैट भी टूटेगी, तो व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में बल्कि होता है, मोटा होता है। तो हाइपर में क्या होता है, दुबला पतला हो जाएगा, गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, धड़कन तेज, धक 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 दिल होता है, ऐसे होता है। तो आंखें बाहर आ जाती हैं बहुत बार। तो इसमें लूज मोशंस होते हैं, दिल की धड़कन जैसा मैंने कहा तेज़ हो जाती है, नींद नहीं आती है, पेशेंट को टेंशन बहुत होती है ऐसे। और पीरियड्स हैवी भी आ सकते हैं, किसी को कम भी आ सकते हैं, और हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो बहुत सारी दवाइयाँ इस कंडीशन के इलाज के लिए भी हैं, हाइपरथायराइडिज्म के लिए। लेकिन 3 दवाइयाँ डॉक्टर्स मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 की दवाई है, उसका नाम है बिल्व। ये बेल होता है ना, बेल के पत्ते, बहुत अच्छी दवाई है हाइपरथायराइडिज्म की। तो बिल्व यानी बेल के पत्ते,
दूसरी दवाई है घृत कुमारी एलोवेरा, और तीसरी दवाई है गुडुचि। अब इनमें से कोई एक, दो या तीनों को आप हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स को दे सकते हैं। हम लोग आमतौर पर शुरुआत करते हैं 2 दवाइयों से, बिल्व और साथ में घृत कुमारी, और 1-2 महीना देते हैं। सुधार अगर अच्छा आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तीसरे महीने से गुडुचि भी ऐड कर देते हैं। कैसे देंगे? आप इनका चूर्ण दे सकते हैं या एलोवेरा का जो जेली होता है वो दे सकते हैं, लेकिन हम लोग तो टैबलेट देते हैं। इन तीनों की टैबलेट हमारे पास है। हमारे पास बिल्व घन टैबलेट है, घृत कुमारी घन टैबलेट है, गुडुचि घन टैबलेट है। इनको देंगे कैसे? 2-2 टैबलेट 3 बार। जैसे मान लो बिल्व है, 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम देंगे। घृत कुमारी को भी ऐसे ही देंगे, 2-2 टैबलेट 3 बार, 1-2 महीना देंगे और ब्लड टेस्ट कराएंगे। अगर हमें लगता है कि जो TSH है वो बढ़ना शुरू हुआ है और T3 T4 कम होना शुरू हुआ है तो जारी रखेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि जितना इम्प्रूवमेंट आना चाहिए उतना नहीं है, तो हम साथ में फिर गुडुचि घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार ये भी ऐड कर देते हैं। 3 महीना लगातार देते हैं, फिर 15 दिन बंद करेंगे, फिर देंगे। ऐसे कई कोर्सेज देते हैं और जब सुधार अच्छा आ जाता है तो धीरे धीरे डोज को कम करते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में ये डॉक्टर्स के लिए तो है, लेकिन आम लोगों के लिए भी था, ताकि समझ में आ जाए। हमने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत ही आसान शब्दों में थायराइड की बीमारियों के बारे में बताएं। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये 15-20 मिनट के सेशन में पूरा तो हो नहीं सकता। कोशिश हमने की, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप हमसे पूछिएगा। हम प्रयास करेंगे अगले किसी वीडियो में उनका उत्तर देने का। और ये सेशन अटेंड करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात, इलाज खुद नहीं करना है जो डॉक्टर्स नहीं है। इलाज करने का अधिकार सिर्फ डॉक्टर्स को है। जानकारी आपने ले ली, ये बहुत अच्छी बात है। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।